दोस्तों, जिसको भी इस बार सीटेट पास नहीं करना है वो वीडियो को छोड़कर जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों के बिना इस बार सीटेट पास करना नामुमकिन होगा। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरकों को सुव्यवस्थित कर पाएँ। ये कथन सही है। दूसरा है, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। ये कथन गलत है। विद्यार्थियों को योग्यता के आधार पर वर्गीकृत नहीं करना चाहिए। तीसरा है, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। ये कथन सही है। चौथा है, कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। ये कथन भी गलत है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा। पहला और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा गलत हैं। अगला प्रश्न, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है, विभेदित निर्देशन कहलाता है, या संवर्धन कहलाता है, या त्वरण कहलाता है, या विसर्जन कहलाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, त्वरण यानी गतिवर्धन कहलाता है। अगला प्रश्न, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे उपयुक्त में से सही कथन बताना है। पहला कथन है, पाठचर्या में अनुकूलन करें। ये कथन सही है। दूसरा है, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें। ये भी सही है। तीसरा है, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें। ये भी सही है। चौथा कथन है, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। ये कथन पूरी तरह गलत है, क्योंकि विविधता को एक बाधा के रूप में नहीं देखना बल्कि एक साधन के रूप में देखना है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। अगला प्रश्न, शैशवावस्था में समाजीकरण की कौन सी संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण होती हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की कौन सी संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं? ऑप्शन हैं, तृतीय और माध्यमिक, प्राथमिक और माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक, या माध्यमिक और तृतीयक। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, शैशव बाल्यावस्था में प्राथमिक संस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में माध्यमिक संस्थाएं। अगला प्रश्न, विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? ऑप्शन हैं, नैतिक विकास में, गतिक विकास में, या सामाजिक विकास में, या संज्ञानात्मक विकास में। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, संज्ञानात्मक विकास में। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। अगला प्रश्न, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? ऑप्शन हैं, संवेदी चालक अवस्था में, पूर्व चलन अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, पूर्व चलन अवस्था में। पूर्व चलन अवस्था 2 से 7 वर्ष के बीच होती है। अगला प्रश्न, अभिकथन है, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। अभिकथन बिल्कुल सही है। इसका कारण है, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसका सही कारण नहीं है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन हैं, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरा है, विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। तीसरा है,
विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। चौथा है विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। ये कथन सबसे सही है। अगला प्रश्न, अभिकथन है बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। ये कथन सही है। इसका कारण है बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। ये कथन गलत है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक नहीं होता है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न, अभिकथन है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। ये कथन सही है। इसका कारण है लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। ये भी कथन सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षाओं में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। पहला है समझ की अग्रवर्ती गहनता, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है सीखने की तेज गति, ये भी सही है। तीसरा है समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, ये गलत है। चौथा है शारीरिक विकास की तेज गति, ये भी गलत है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ए और बी दोनों सही हैं, सी और डी दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न, अभिकथन है वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। ये कथन सही है। दूसरा है यानी इसका कारण है विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। ये भी कथन सही है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। ऑप्शन है परिकल्पित तार्किकता, दूसरा है वस्तु स्थायित्व, तीसरा है इंद्रियों का समन्वय, चौथा है विकेंद्रण। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, विकेंद्रण। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। ऑप्शन है केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। दूसरा है छात्रों को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। तीसरा है आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। चौथा है छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। अगला प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी ऑप्शन है अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, ये कथन गलत है। दूसरा है शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, ये कथन सही है। तीसरा है एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, ये भी कथन सही है। चौथा है स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, ये भी कथन सही है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, बी, सी और डी सही हैं, ए गलत है। अगला प्रश्न, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। ऑप्शन है बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती है। दूसरा है बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है। तीसरा है बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। चौथा है बुद्धि अनुवांशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है।
अगला प्रश्न, अपठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया एक ऐसी स्थिति है जो शिक्षार्थी की किसकी क्षमता को प्रभावित करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, तंत्रीय, यानी डिसलेक्सिया एक तंत्रीय स्थिति है, यानी न्यूरोलॉजिकल, जो प्रभावित करती है ध्वनि को प्रतीकों को चिन्हों के साथ जोड़ने में। अगला प्रश्न, अभिकथन है शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। इसका कारण है सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम भी होते हैं। इसका अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही करता है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? पहला है छात्र जिसका अशक्त शरीर है, दूसरा मंदित छात्र, तीसरा विकलांग छात्र, चौथा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार शब्दावली का सबसे उपयुक्त प्रयोग करता है। अगला प्रश्न, जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? ऑप्शन है अमूर्त, मूर्त और संवेदिक, या संवेदिक मूर्त और अमूर्त, या अमूर्त संवेदिक मूर्त। चौथा है मूर्त अमूर्त या संवेदिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, सबसे पहले संवेदिक होता है, उसके बाद मूर्त, फिर उसके बाद अमूर्त। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? ऑप्शन है मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं, दूसरा है मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, तीसरा है शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले, चौथा है मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरा दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। ये वाला कथन आंतरिक आरोपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला प्रश्न, अभिकथन है बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खेलने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ये अभिकथन सही है। इसका कारण है बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। ये कारण भी सही है और व्याख्या भी सही करता है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? ऑप्शन है एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायता करता है। इसका यही सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन पहला, क्योंकि हम किसी भी रचनात्मक मूल्यांकन में बच्चों की तुलना नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उपयोगी पृष्ठपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? ऑप्शन है यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है, यह सामायिक और विशिष्ट होती है, यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है, या यह व्यापक और सामान्य होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, यह सामायिक और विशिष्ट दोनों होती है। अगला प्रश्न, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन है असतर्कता, कम परिज्ञानता यानी बोधगम्यता, या अपसारी चिंतन, या अति सक्रियता। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अपसारी चिंतन प्रमुख लक्षण है सृजनात्मकता का। अगला प्रश्न, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को समझना चाहिए। ऑप्शन हैं एक समस्या, एक व्यवस्थागत मुद्दा, एक गुण और साधन, एक रुकावट। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को एक गुण और साधन के रूप में समझना चाहिए। अगला प्रश्न, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसीलिए
उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता ऑप्शन है असफलता परिहार शिक्षार्थी है, आंतरिक रूप से प्रेरित है, बाहरी रूप से प्रेरित है, यह महारत उन्मुख शिक्षार्थी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, बाहरी रूप से प्रेरित है। अगला प्रश्न, बाध्यता एक कैसी स्थिति है जबकि अक्षमता एक कैसी स्थिति, यानी बाध्यता और अक्षमता कैसी स्थिति हैं। ऑप्शन है क्रियात्मक शारीरिक, सामाजिक मनोवैज्ञानिक, जैविक कार्यात्मक या कार्यात्मक जैविक। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, बाध्यता एक जैविक स्थिति है जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति। अगला प्रश्न, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। ऑप्शन है स्वायत्तता नैतिकता में, पूर्व पारंपरिक नैतिकता में, पारंपरिक नैतिकता में या विषम नैतिकता में। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, पारंपरिक नैतिकता में। अगला प्रश्न, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। ऑप्शन है अनुकरण यानी नकल और दोहराना, विषय वस्तु को यंत्रवत याद कराना या संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना या बिना विश्लेषण के अवलोकन कराना। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, संकल्पनाओं के बीच संबंधों को खोजना। दोस्तों, अब तो आपने देख लिया होगा कि हमने आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे थे अलीगढ़ स्टडी चैनल। दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे थे अलीगढ़ स्टडी चैनल। ऐसी ही प्रैक्टिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।